हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानधारा क्रक्स एनालिसिस में आज हम बात करने वाले हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जिसमें हम आगे देखेंगे कि ये एक्ट क्या है, इसमें उपभोक्ताओं के लिए क्या क्या नए प्रावधान किए गए हैं, उनकी समस्याओं को लेकर, उनके अधिकारों को लेकर, और कौन कौन सी नई कमेटीज अथॉरिटी यहाँ पर बनाई गई हैं। तो आइए जानें कि ये एक्ट क्या है। यदि हम करंट कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो ये जो नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया है, ये जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, ये जो नया एक्ट हमारा आया है, ये अब 20 जुलाई 2020 से प्रभावी रूप से लागू हो गया है। और इसके तहत जो उपभोक्ता रहेंगे, जो कंज्यूमर्स रहेंगे, उनके राइट्स, उनके अधिकारों को एम्पावर किया गया है, उन्हें बढ़ाया गया है और अधिकारों का यहाँ पर संरक्षण करने की बात की गई है। और इसके तहत कई रूल्स एंड प्रोविजंस यहाँ पर किए गए हैं। यदि हम बात करें कि 2019 से पहले क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नहीं था, तो ऐसा नहीं है। इससे पहले 2020 जुलाई 2020 से पहले जो अभी तक चल रहा था वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मींस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर पूरा काम चल रहा था उपभोक्ताओं को लेकर। लेकिन इसमें कुछ कमियां थीं, इन कमियों को दूर किया गया और नए रूप से एक नया अधिनियम, एक नया एक्ट जिसे नाम दिया गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लाया गया। इस एक्ट के तहत कई प्रावधान किए गए हैं। तो आइए जानें कि कुछ की फीचर्स इसमें क्या क्या हैं इस एक्ट के तहत। तो सबसे पहले यदि हम देखें तो इस एक्ट में कंज्यूमर की परिभाषा दी गई है, उपभोक्ता की परिभाषा दी गई है कि कौन कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें उपभोक्ता कहा जाएगा। तो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति जो अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए, अपने पर्सनल व्यय के लिए यदि हम बोलें तो उपभोग करने के लिए कोई भी वस्तुएं या सेवाएं लेते हैं तो वे कंज्यूमर्स की कैटेगरी में आएंगे, मींस उपभोक्ता कहलाएंगे। इस एक्ट के तहत ऑनलाइन बायर्स को भी कंज्यूमर्स माना गया है। साथ ही साथ जो टेलीशॉपिंग के माध्यम से जो व्यक्ति कुछ सामान या सेवाएं लेते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं, उन्हें भी कंज्यूमर की कैटेगरी में लिया गया। साथ ही साथ यहाँ पर मल्टी लेवल मार्केटिंग से में जो भी इन्वेस्ट करता है या वहाँ से कुछ भी सामान लेगा, उसे भी कंज्यूमर की यानी उपभोक्ता की कैटेगरी में रखा गया है। यदि हम बात करें कि कौन से पर्सन, कौन से लोग हैं जो उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आएंगे, तो इस एक्ट में बहुत ही साफ तरीके से कहा गया है कि ऐसे लोग जो गुड्स और सर्विसेज खरीदते हैं और फिर उन्हें क्या करते हैं, रीसेल करते हैं अपने कमर्शियल प्रॉफिट के लिए या अपने कमर्शियल व्यापारिक पर्पस के लिए, उद्देश्य की पूर्ति के लिए, तो ऐसे व्यक्ति कंज्यूमर्स मींस उपभोक्ता की कैटेगरी में नहीं आएंगी। तो यहाँ पर ये परिभाषा कंज्यूमर्स की वेल डिफाइन कर दी गई है। यदि इसी एक्ट के तहत हम देखें तो प्रोडक्ट लायबिलिटी की बात कही जाती है कि आखिर वस्तु या सेवा की जवाबदेहिता किस पर होगी। तो ये जवाबदेहिता, ये लायबिलिटी होगी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर जिसने ये बनाया है, सर्विस प्रोवाइडर जो सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, और साथ ही साथ जो सेलर जो बेच रहे हैं, उन पर ये जवाबदेहिता होगी। खुदा ना खास्ता कभी ये कुछ इसमें गलत निकलता है या उपभोक्ताओं को कोई इंजरी हो जाती है, इससे हार्म पहुंचता है, तो ये जवाबदेहिता इन लोगों के बीच में ही होगी और इसके लिए ये मना नहीं कर सकते। कौन कौन ध्यान रखना है, मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर और सेलर। अब ये जवाबदेहिता किस किस क्षेत्र में हो सकती है, किस किस एरिया में, तो यहाँ पर दिया गया है कि कोई यदि मैन्युफैक्चरर डिफेक्ट होगा या डिज़ाइन को लेकर डिफेक्ट हुआ, ठीक है, या स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइनिंग की स्पेसिफिकेशन कुछ और लिखी हुई है प्रोडक्ट पर लेकिन एक्चुअली में कुछ और निकलता है, ठीक है, प्लास्टिक का दिया हुआ है और जब हम ओपन करेंगे, हमारा सामान लेंगे तो वो हमें टिन का मिल रहा है। तो इस तरीके से जो मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकेशंस है, यदि उसमें कुछ गड़बड़ी आती है तो इसकी जवाबदेहिता भी होगी। साथ ही साथ यदि कुछ कंटेंट दिया है लेकिन एक्चुअली में वो है ही नहीं, तो ये जवाबदेहिता भी इन सर्विस प्रोवाइडर और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर की यहाँ पर होगी। और साथ ही साथ इम्परफेक्ट
या फॉल्टी गुड्स और सर्विस यदि दिए जा रहा है तो ये लायबिलिटी सीधे तौर पर मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर और सेलर की होगी, जिसके लिए ये मना नहीं कर पाएंगे। अब आगे हम देखें कि इस एक्ट में ई कॉमर्स को लेकर भी कई सारे प्रोविजंस किए गए। यदि हम 1986 की बात करें जो एक्ट था, तो उस समय तक तो कोई ई कॉमर्स उतना फेमस नहीं था, या हम कहें चलता ही नहीं था, तो इसके लिए विशेष रूप से कोई प्रावधान नहीं थे। लेकिन अब ये जो नया एक्ट आया है इसमें ई कॉमर्स का बहुत वेटेज है, इस पर ध्यान दिया गया है, क्योंकि अब ई कॉमर्स जो है बहुत बढ़ रहा है। कई लोग जो कंज्यूमर्स हैं इसके बढ़ रहे हैं ई कॉमर्स की। तो यदि हम ई कॉमर्स की बात करें तो इसके तहत भी जो सर्विस प्रोवाइडर रहेंगे, ठीक है, सेलर रहेंगे, इनको इन्फॉर्मेशंस पूरी की पूरी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन यहाँ पर इन्हें देनी पड़ेगी अपने प्रोडक्ट की, ठीक है। साथ ही साथ जो रिटर्न की कुछ पॉलिसी है वो भी यहाँ पर स्पेसिफाई रूप से लिखी होनी चाहिए। रिफंड कैसे होगा, एक्सचेंज की यहाँ पर पॉलिसी है या नहीं, साफ साफ शब्दों में यहाँ पर होनी चाहिए। वारंटी हुई, गारंटी हुई, डिलीवरी कब होगी इसकी, शिपमेंटशिप लगेगी कि नहीं, यहाँ पर ये पूरी की पूरी जानकारी इसमें बहुत सही रूप से देनी पड़ेगी ई कॉमर्स के क्षेत्र में। साथ ही कुछ और यहाँ पर प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि मोड्स ऑफ पेमेंट क्या है हमारे इस ई कॉमर्स का, ठीक है, और रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या है, जैसे कोई समस्या हो रही तो इसका निराकरण क्या होगा, कहाँ पर हमें कांटेक्ट करना है, किससे कांटेक्ट करना है, ये सारी जानकारी यहाँ पर सही रूप से और सही यहाँ पर देनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। यदि आप पेमेंट भी कर रहे हैं, इनका जो मोड है पेमेंट का वो भी कैसा होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, ठीक है। चार्ज कब लग रहा है, इन सब की बात यहाँ पर क्लियर रूप से होनी चाहिए। और एक यहाँ पर सबसे नया जो प्रावधान किया गया है हमारे आत्मनिर्भर भारत के तहत, जो एक प्रोसीजर चलाई जा रही है कि यहाँ पर अब आपको आपके प्रोडक्ट पर कंट्री ऑफ ओरिजिन भी देना होगा। मीन्स ये जो प्रोडक्ट बना है वो किस कंट्री से आया हुआ है या इसमें जो सामान लगे हुए हैं वो किस कंट्री के हैं। तो ये आत्मनिर्भर भारत के साथ इस एक्ट को लिंक किया गया है और ये बहुत ही अहम हिस्सा है इसका। यदि हम इस एक्ट की बात करें तो ये जो एक्ट है इसमें जो ई कॉमर्स की बात की जा रही है, तो क्यों ऐसा किया जा रहा है, ताकि जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है, ठीक है, अनफेयर रूप से जो लोग यहाँ पर चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हैं, गुड्स सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो उससे जो कंज्यूमर हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके। और साथ ही साथ अब ये नियम बन गए हैं, तो जो भी रिफंड या वारंटी गारंटी एक्सचेंज की जो भी प्रॉब्लम आएगी, तो इससे जो सेलर्स हैं वो रिफ्यूज़ ना कर सकें कि भाई नहीं, हम अब ये गुड्स नहीं ले सकते, हम अपनी सर्विस विड्रॉ नहीं कर सकते। तो इसलिए ये जो पूरे प्रावधान इस एक्ट के तहत किए गए हैं। यदि हम ई कॉमर्स के तहत बात करें इस एक्ट की, तो ये एक एडवाइजरी के रूप में नहीं है, ये मैंडेटरी है। सभी सेलर, सर्विस प्रोवाइडर, मैन्युफैक्चरर को इसका पालन करना पड़ेगा और साथ ही साथ जो कंज्यूमर हैं उनके हितों की यहाँ पर रक्षा करने की बात की जा रही है। ई कॉमर्स के तहत ही कंज्यूमर की कंप्लेंट्स को लेकर भी यहाँ पर एक गाइडलाइन दी गई है। इस गाइडलाइन के तहत कि यदि कोई भी कंप्लेंट आती है कंज्यूमर से अपने प्रोवाइडर के लिए या मैन्युफैक्चरर के लिए, तो यदि उसने कोई मैसेज किया या कॉल किया तो उसका जो एक्नॉलेजमेंट है वो 48 घंटों तक उस कंपनी को, ठीक है, रिस्पेक्टिव हम बोले रिस्पेक्टिव जो कंपनी रहेगी या फिर सेलर रहेगा उसे यहाँ पर देना पड़ेगा। एक्नॉलेजमेंट की बात हो रही है। और जो समस्या है उसका निराकरण, रिड्रेसल कब तक होना चाहिए, 1 महीने के अंतर्गत हो जाना चाहिए। 1 महीने कब तक, जिस डेट की रिसिप्ट आपको दी गई है उस रिसिप्ट, उस डेट से लेकर 1 मंथ के बीच में आपकी जो भी प्रॉब्लम हुई है उसका निराकरण यहाँ पर होना चाहिए। और एक्नॉलेजमेंट, हाँ हम ये कर रहे हैं या नहीं, वो 48 घंटे के भीतर ही यहाँ पर होगा। इसके तहत ये भी प्रावधान किया गया है कि आपको अपनी कंपनी के लिए एक जो ऑफिसर है, जो रिड्रेसल ऑफिसर है या ग्रीवियंस ऑफिसर है, उसको भी यहाँ पर आप अपॉइंट कर सकते हैं जो लोगों की समस्याओं का निराकरण करेगा। अब यदि हम बात करें ई कॉमर्स के बाद,
तो जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA का यहाँ पर गठन किया गया है। इसके तहत इसका जो हम मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें इस अथॉरिटी की, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव, मेन पर्पस ये है कि ये प्रोटेक्ट करेगा कंज्यूमर्स के राइट्स को, प्रमोट करेगा और एनफोर्स करेगा, लागू करेगा। तो इसका मेन मोटो यही है, कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, प्रमोट कैसे करें कि लोगों तक, जन जन तक ये बात पहुंच जाए, और साथ ही साथ इन राइट्स को कैसे लागू किया जाए, इन सब की बात कौन देखेगा? CCPA, दैट इज सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। अब यहाँ पर यदि हम देखें कि CCPA कैसे वर्क करेगा, तो सबसे पहले ये क्या क्या कर सकता है। CCPA जो एक एजेंसी बनाई गई है, अथॉरिटी बनाई गई है, ग्रुप बनाया गया है, तो ये इसके पास इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार प्राप्त है। साथ ही साथ यदि पाया जाता है कि किसी कंपनी द्वारा, किसी मैन्युफैक्चरर या सेलर द्वारा कोई भी सर्विस या गुड्स ऐसी लोगों को प्रोवाइड की गई है जो कैसी हो, फॉल्टी हो या हैजार्डस हो, ठीक है, जिससे लोगों को नुकसान होगा, तो ये क्या कर सकती है, ये अथॉरिटी CCPA इन सारी वस्तुओं और सेवाओं को वापस मार्केट से ले सकती है, ठीक है। साथ ही साथ ये प्रोसिक्यूशंस का भी काम करती है। सपोज कोई यहाँ पर कंप्लेंट करेगा तो ये प्रोसिक्यूशन भी लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है। ये क्या कर सकती है कि जैसे कोई मिसलीडिंग एड्स चल रही हैं तो उसको बंद करवा सकती है। दूसरा काम ये क्या कर सकती है कि जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही हैं, कहीं पर गलत ढंग से व्यापार चल रहा है, नियमों के विरुद्ध व्यापार चल रहा है, तो उसको डिसकंटिन्यू कर सकती है, उसको रोक सकने का अधिकार CCPA को प्राप्त है। साथ ही एक मेन यदि अधिकार की बात करें हम, तो ये जो डिफ़ॉल्टर्स हैं, ऐसे लोग जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, कहीं रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ रहे हैं, तो ये पेनल्टीज़ भी लोगों पर इम्पोज कर सकती हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो या हम बात करें एड्स को लेकर कोई सेलिब्रिटी हो, तो इन पर भी ये पेनल्टीज़ को इम्पोज कर सकती है। यदि इसकी पेनल्टीज़ की बात करें तो कुछ पेनल्टीज़ CCPA के तहत क्या है कि ये कौन भरेगा, तो मैन्युफैक्चरर, सेलर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर। तो क्या क्या पेनल्टीज इसके अंतर्गत आ रही हैं CCPA की, यदि किसी व्यक्ति या हम बोले कंज्यूमर, यहाँ पर उपभोक्ता, यदि उसको इंजरी नहीं हुई है और लेकिन फिर भी गलत वस्तुएं उसको प्राप्त हुई, गलत सेवाएं प्राप्त हुई, तो फाइन कितना लगेगा यहाँ पर? 1 लाख रुपए का फाइन मिनिमम, और 6 मंथ तक, मतलब 6 मंथ, 6 माह की यहाँ पर जेल भी हो सकती है। यदि कंडीशन क्या है कि कोई इंजरी हुई है कंज्यूमर को किसी प्रोडक्ट के कारण, सपोज कोई मोबाइल भेजा लेकिन मोबाइल फट गया तो इंजरी हो गई कुछ, ठीक है, तो यहाँ पर फाइन कितना होगा? लगभग 3 लाख तक यहाँ पर अधिकतम फाइन हो सकता है, और जो जेल होगी वो लगभग 1 साल तक की यहाँ पर हो सकती है, अधिकतम 1 साल होगी। अब किसी को इंजरी के अलावा बहुत सीरियस इंजरी हुई है, सीरियस हर्ट हुआ है वो, तो यहाँ पर फाइन कितना लगेगा? 5 लाख रुपए तक का फाइन होगा, और जो इम्प्रिजनमेंट होगी वो 7 साल तक हो सकती है, अधिकतम 7 साल हो सकती है। यदि कोई हैजार्डस सेवा, सर्विसेज या गुड्स के कारण किसी व्यक्ति की या किसी कंज्यूमर की मौत हो जाती है, तो मिनिमम जो फाइन रहेगा वो 10 लाख रुपए रहेगा। कितना? 10 लाख रुपए रहेगा, और जो मिनिमम जेल होगी या इम्प्रिजनमेंट होगा वो 7 साल तक हो सकता है। तो ये जो सारी पेनल्टीज है ये कौन यहाँ पर इम्पोज करेगा? CCPA, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो इस एक्ट के तहत CCPA का गठन भी किया गया है। यदि हम बात करें कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशंस की, तो इस एक्ट के तहत एक और यहाँ पर कमेटी बनाई गई है, कमीशन और बनाया गया है जिसे CDRC कहा गया है। ये क्या करेगा? जो भी कंज्यूमर्स को लेकर डिस्प्यूट होंगे, सेलर और मैन्युफैक्चरर के साथ, कंज्यूमर के, उपभोक्ताओं के जो भी डिस्प्यूट होंगे उनके निराकरण के लिए एक कमीशन बनाया गया है, ठीक है। तो इस कमीशन के तहत CDRC से हम क्या कहेंगे? CDRC के तहत क्या किया गया? ये 3 टीयर्स में यहाँ पर काम करेगा, 3 लेवल में ये काम करेगा। सबसे पहले यदि हम देखें तो इसका पहला लेवल या बोले निचला लेवल जो रहेगा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रहेगा CDRC, फिर स्टेट लेवल पर रहेगा, और देन फिर जो अपर लेवल रहेगा इसका वो क्या रहेगा? नेशनल लेवल रहेगा। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का CDRC है वो
लगभग लगभग नहीं मीन्स 1 करोड़ तक के जो डिस्प्यूट हैं उनके लिए ये काम करेगा, उनके निराकरण, उनके रिड्रेसल के लिए ये काम करेगा। यदि हम स्टेट CDRC की बात करें तो ये 1 से लेकर 10 करोड़ तक की जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, डिस्प्यूट्स होंगे, उनका हल करेगा। फिर यदि हम नेशनल CDRC की बात करें तो ये 10 करोड़ से ऊपर के जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगी या डिस्प्यूट्स रहेंगी, लड़ाइयाँ रहेंगी, उनके लिए नेशनल CDRC काम करेगा। यदि हम CDRC को देखें तो ये क्या है, एक अपीलेट ज्यूरिडिक्शन की तरह काम करता है। मीन्स ये इसकी अपील हम इसके उच्च लेवल पर भी कर सकते हैं। जैसे यदि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल से डिस्प्यूट में जो डिस्ट्रिक्ट CDRC ने जो भी रिजल्ट दिया, ठीक है, जो भी फैसला सुनाया, यदि हम उससे इत्तेफाक नहीं रखते तो हम आगे चलकर अपील कहाँ पर कर देंगे, स्टेट CDRC में। यदि वहाँ से फिर हम कहाँ पर कर सकते हैं, नेशनल CDRC में। और नेशनल CDRC के विरोध में, अपोज में यदि हमें अपील करनी है तो फिर हम कहाँ पर जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो CDRC के तहत इस एक्ट में जो रिड्रेसल प्रोसेस है, मैकेनिज्म है, उसको और क्या बनाया गया है, इजी बनाया गया है। एक तरफ ना रखकर, एक ही पूरा कोर्ट ना रखकर यहाँ पर इन्हें छोटे छोटे भागों में बांटा गया है ताकि काम को यहाँ पर कम किया जा सके, लोड को यहाँ पर कम किया जा सके। नेक्स्ट यदि हम बात करें कि यहाँ पर तीसरी एक और काउंसिल बनाई गई है, 3 काउंसिल बनाई गई यहाँ पर, CCPA, CDRC और ये नेक्स्ट जो है वो है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। क्या है ये, CCPC, क्या CCPC, और इसके पहले हम क्या देख रहे थे, CCPA। तो ये जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है, ये क्या है, एक एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करेगी। एडवाइजरी बॉडी से सेंस यहाँ पर ये है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो रहेंगे वो इस काउंसिल के अंदर ही बनाए जाएंगे। ठीक है, तो रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए एडवाइसेस कहाँ पर दी जाएंगी, CCPC में। ठीक है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल में। लेकिन यदि हम CCPA की बात करें तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उन्हें इम्प्लीमेंट CCPA द्वारा करवाया जाएगा। तो ये 2 डिफरेंस है यहाँ पर CCPC में और वहाँ पर CCPA में। तो ये ध्यान रखना। तो ये एडवाइस करेंगे, ये रूल्स बनाएंगे और वो उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो इसमें कितने मेंबर्स रहेंगे, सबसे पहले देखें तो जो हेड रहेगा इसका वो रहेगा यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि अभी कौन है, रामविलास पासवान जी हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसके जो वाइस चेयरपर्सन रहेंगे वो रहेंगे किसी स्टेट के मिनिस्टर रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर 34 सदस्य 34 मेंबर्स और रहेंगे। ठीक है, तो ये मेंबर्स कहाँ रहेंगे, कुछ डिफरेंट एरियाज से आएंगे और साथ ही साथ इनके अतिरिक्त और कौन रहेगा, जो मिनिस्टर्स रहेंगे स्टेट के कंज्यूमर अफेयर्स, जो उपभोक्ता संरक्षण वाले जो मंत्रालय के जो मंत्री रहेंगे, उनको 2-2 मंत्री वहाँ से लिए जाएंगे। हर एक रीजन, यहाँ पर 5 रीजन में बांटा गया है और हर रीजन के कंज्यूमर अफेयर्स के जो 2 मिनिस्टर रहेंगे वो यहाँ पर स्टेट से आएंगे। और ये रीजन रहेंगे हमारे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन से 2-2 यहाँ पर मंत्री आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल यहाँ पर 2 ये मिलाकर और 34 ये मिलाकर टोटल कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 36 मेंबर रहेंगे हमारे CCPC में। और इसका जो टेन्योर रहेगा वो 3 साल का रहेगा। 3 साल में ये फिर परिवर्तित होते जाएंगे। तो इस तरीके से 3 यहाँ पर नए अथॉरिटी की यहाँ पर गठन किया गया। यदि हम देखें कि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए कुछ और भी यहाँ पर प्रावधान किए गए, इससे पहले तो क्या CCDRC में यहाँ पर काम किया गया, CDRC में, लेकिन इसके अलावा भी अब कुछ डिस्प्यूट ऐसे भी हैं जो निचले लेवल पर ही यहाँ पर कंप्लीट कर लिए जाएंगे मीडिएशन के तौर पर। ये आपस में ये दोनों ही लोग क्या कर लेंगे, दोनों पार्टीज यहाँ पर सेटलमेंट कर लेंगी विदाउट हम कहें कि CDRC में जाए हुए। तो इस तरीके से एक ये प्रावधान किया गया। इसके लिए कई मीडिएशन सेल्स भी बनाई गई हैं ताकि लोग, यदि उनका जो बाहर ही के बाहर सेटलमेंट हो रहा है, दोनों पार्टीज अपने एक दूसरे को लेकर मानने के लिए तैयार है, तो इसके लिए मीडिएशन सेल्स का भी यहाँ पर निर्माण किया गया रिस्पेक्टिव कंज्यूमर कमीशंस के तहत। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली ये है कि यदि कोई सेटलमेंट मीडिएशन सेल्स के माध्यम से हो जाता है तो फिर इसकी अपील हम आगे फिर नहीं कर सकते।
ठीक है, ध्यान रखना है कि यदि मीडिएशन सेल्स के माध्यम से यहाँ पर यदि कोई भी सेटलमेंट होता है तो फिर इसकी अपील आगे नहीं की जा सकती। तो इस तरीके से एक ये भी ऑप्शन दिया गया है इस एक्ट के तहत। कुछ पनिशमेंट मैन्युफैक्चर और सेल्स जो खराब गुड्स बेचती हैं उनके लिए भी यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या बात की गई है कि यदि पहली बार ऐसा कुछ होता है उनके खिलाफ, यदि ऐसी शिकायत आती है तो कोर्ट में उनका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। कब तक के लिए? 2 साल के लिए, ध्यान रखिएगा। लेकिन यदि यही केस सेकंड टाइम भी आ रहा है, 2 साल लाइसेंस रद्द करने के बाद भी फिर से वही चीज़ दोहराई जा रही है तो उनका लाइसेंस फिर परमानेंटली वहाँ पर रद्द कर दिया जाता है। तो आप सोच लीजिए कि लाइसेंस भी यहाँ पर रद्द होने लगा। यदि किसी व्यापारी का लाइसेंस ही रद्द हो रहा है तो फिर ये तो बहुत गड़बड़ काम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये प्रावधान भी हार्डली यहाँ पर किए जा रहे हैं। कुछ पेनल्टीज अब एडवर्टाइजमेंट को लेकर भी यहाँ पर की गई। ये नया 1986 में जो था उसके अलावा ये एक नया प्रावधान यहाँ पर किया गया है कि अब जो मिसलीड करेंगी हम कुछ एडवर्टाइजमेंट आप देखते होंगे जो हमारी न्यूज़पेपर हो या फिर टीवी हो उसमें, तो इसके लिए भी कड़े कदम उठाए गए हैं। इसमें जो CCPA है ये पेनल्टी को इम्पोज करेगा मैन्युफैक्चरर पर और या फिर एंडोर्सर जो एंडोर्समेंट कर रहे हैं उन पर। तो कब कितना कर सकते हैं यदि पाया गया कि ये मिसलीड कर रही हैं ऐसी एडवर्टाइजमेंट, गलत प्रोडक्ट के बारे में या सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूप से हानि पहुंचा रही हैं देश को, तो यहाँ पर ये कितने करेंगे? 10 लाख रुपए तक का यहाँ पर फाइन होगा और जो जेल होगी वो कब तक की हो सकती है? 2 साल तक की। तो ये जेल अब किसको होगी? अभी तक जो 1986 का जो चल रहा था एक्ट उसमें ये जेल थी या फिर जो फाइन था वो मैन्युफैक्चरर पर जाता था। लेकिन अब जो एंडोर्समेंट करने वाला है, एंडोर्सर्स है या जो सेलिब्रिटीज करते हैं उन पर भी ये कार्यवाही होगी। करेक्ट है। यदि यही बात फिर से पता चला कि ये मिसलीडिंग कोई एडवर्टाइजमेंट यही व्यक्ति फिर से करने लगा तो दोबारा ये करने लगा, तो दोबारा यदि वही काम करेगा तो अब जो उसका फाइन है वो 50 लाख हो जाएगा और जो जेल है वो कब तक की हो जाएगी? 5 साल तक की जेल उसे हो सकती है। करेक्ट है। अब CCPA ये भी कह रहा है कि यदि जो एंडोर्समेंट कर रहा है, ठीक है ना, तो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस की, तो उसे 1 ईयर तक बैन भी किया जा सकता है एंडोर्समेंट के लिए। ये भी एक यहाँ पर प्रावधान किया गया। और हर एक सब्सिक्वेंट के बाद, मतलब एक के बाद यदि एक ऐसी उसके खिलाफ यदि कोई भी बात आती जा रही है, ठीक है, तो ये जो पीरियड है वो अब बढ़ता जाएगा। कितने के साथ? 3 साल के साथ। मतलब पहली बार किया तो 1 ईयर, अगली बार करेगा तो फिर 4 साल, फिर ऐसे 7 साल, इस तरीके से 3-3 साल इसमें बढ़ते जाएंगे और इसे एक पेनल्टी के रूप में यहाँ पर इम्पोज किया जाएगा। तो इतने कई प्रावधान और ये नया प्रावधान यहाँ पर एंडोर्समेंट को लेकर भी किया गया है। कुछ यदि हम जो जूरिडिक्शन है इसका, कंज्यूमर डिस्प्यूट जूरिडिक्शन, इस प्रोसेस को है कई तरीके से और इसे सिंप्लीफाई कर दिया गया। जैसे कि जो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट कमीशंस हैं उनको क्या करना पड़ेगा? हर बार रिव्यू देना पड़ेगा, ठीक है ना। अपने से छोटे, जैसे अब डिस्ट्रिक्ट है तो वो स्टेट को देगी और जो स्टेट है वो नेशनल लेवल पर अपना यहाँ पर रिव्यू देगी। करेक्ट है। अब जो कंप्लेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली भी लोगों पर की जा सकती है। कमीशन CCPA में इलेक्ट्रॉनिकली भी कंप्लेंट्स यहाँ पर दायर की जा सकती हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अब हियरिंग का प्रावधान किया गया है। अभी तक जो था कि जहां पर सेलर या मैन्युफैक्चरर रहता था वहीं पर ये जो हियरिंग की प्रोसेस होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये जो प्रोसेस होगी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जहां पर जो कंप्लेंट कर रहा है वो व्यक्ति कंज्यूमर है, वो जहां पर रहेगा वहां पर ये प्रोसेस पूरी कंप्लीट होगी और ये जो प्रोसेस है वो 21 दिनों के अंतर्गत होगी। ठीक है, तो ये किसके तहत हो रहा है? ये कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन रूल्स के तहत हो रहा है। और एक प्रावधान ये भी किया गया है कि 5 लाख तक के जो केस हैं उनके लिए कोई भी फीस यहाँ पर CDRC में नहीं ली जाएगी। या तो हम डायरेक्ट जाकर CDRC से, कोई कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, उसे किसी के अगेंस्ट कोई भी फाइल करना है ना, तो यहाँ पर वो या तो 2 तरीके हैं, या तो CDRC में डायरेक्ट जा सकता है या फिर CCPA के माध्यम से कंप्लेंट कर और CCPA भी वहाँ पर जाकर CDRC में यहाँ पर रिपोर्ट या हम बोल सकते हैं कंप्लेंट फाइल कर सकता है।
यहाँ पर एक बहुत ही नया तरीके से यहाँ पर कंज्यूमर वेलफेयर फंड CWF का भी यहाँ पर हम कहें कि गठन किया गया है। तो जो भी पेनल्टीज आएंगी वो इस फंड में जाएंगी और इस फंड से कंज्यूमर्स के लिए, उपभोक्ताओं के वेलफेयर के लिए कई काम किए जाएंगे। अब कई काम जैसे क्या हो सकता है, उनको प्रमोट करना, कई एडवर्टाइजमेंट चलाना, ठीक है, कई सेमिनार्स करवाना, तो ये जो सारा पैसा होगा इसमें खर्च होगा। और लास्टली अब हम देखेंगे कि कंपैरिजन जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था और जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो कि अभी 2020 से लागू हुआ है, तो इन दोनों के बीच में यदि हम कंपैरिजन देखें तो कुछ प्रोविजंस जैसे रेगुलेटर, तो यहाँ पर रेगुलेट 1986 में कोई भी सेपरेट रेगुलेटर नहीं था इसको रेगुलेट करने के लिए, लेकिन अब यहाँ पर रेगुलेटर या जो इम्प्लीमेंटर हम बोल सकते हैं, जो इम्प्लीमेंट करेगा इस एक्ट को, वो कौन करेगा, हमने देखा सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। यदि हम कंज्यूमर कोर्ट की बात करें तो यहाँ पर जो कंज्यूमर कोर्ट वहाँ का यूज होता था जहाँ पर सेलर्स था। यदि उसके विरुद्ध कोई भी कंप्लेंट आई है तो जहाँ सेलर है वहाँ के कंज्यूमर कोर्ट में आपका जो फाइल होगा या जो हियरिंग होगी वहाँ पर होगी। लेकिन अब जो है कंज्यूमर बेस्ड बना दिया गया है 2019 के अनुसार। जो कंज्यूमर कोर्ट रहेगा अब वो जहाँ पर कंज्यूमर रहेगा, कंज्यूमर अपनी कंप्लेंट फाइल करेगा। प्रोडक्ट लाइबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर किसी की भी जवाबदेहिता ऐसी विशेष नहीं होती थी, सिविल कोर्ट में जा सकता था, ना कि किसी कंज्यूमर कोर्ट में जा सकता था। लेकिन अब प्रोडक्ट लाइबिलिटी 2019 के लिए हम देखें तो कोई भी हार्म हो रहा है तो मैन्युफैक्चरर की रहेगी, सेलर की रहेगी। यदि हम ज्यूरिडिक्शन की बात करें तो सबसे पहले यदि हम 1986 की बात करें तो ये ज्यूरिडिक्शन के तहत 20 लाख तक के केस कौन देखता था, डिस्ट्रिक्ट देखता था। स्टेट देखता था 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में, और नेशनल लेवल का जो CDRC था या जो लेवल था उसमें 1 करोड़ के ऊपर के केस देखता था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट 1 करोड़ तक, स्टेट 1 से 10 करोड़ के बीच का, और नेशनल जो है 10 करोड़ के ऊपर का। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो नेशनल लेवल पर जो इतना हौच पौच हो रखा था वहाँ पर, अब उसे थोड़ा कम कर दिया गया। नेशनल लेवल पर अब जो यहाँ पर जवाबदेहिता थी उसकी कम कर दी गई है और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर और सुदृढ़ किया गया है। यदि हम कॉमर्स की बात करें तो 1986 के एक्ट के तहत कोई भी यहाँ पर प्रोविज़न नहीं था, लेकिन अब बहुत सारे प्रोविजंस यहाँ पर हो चुके हैं जो कि हमने आगे देखे हैं। यदि हम मीडिएशन सेल्स की बात करें तो इससे पहले कोई मीडिएशन सेल नहीं थी, मध्यस्थता वाली कोई भी सेल नहीं थी, लेकिन इस बार 2019 के रूल्स के तहत, एक्ट के तहत यहाँ पर सेटलमेंट के लिए भी बात की गई है, मीडिएशन सेल्स की बात की गई है। तो इस तरीके से जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को हटाकर 2019 लाया गया है, इसमें जो कंज्यूमर हैं, जो उपभोक्ता हैं, उनको और सुदृढ़ किया गया, उनके अधिकारों को और संरक्षित किया गया और उन्हें कई प्रोविजंस यहाँ पर पाए गए ताकि उनके जो अधिकार है उनका हनन ना हो सके, उनकी स्वतंत्रता का हनन यहाँ पर ना हो सके। इस तरीके से ये हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 यहाँ पर काम करेगा। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ like the video and subscribe the channel and keep learning.